अच्छा हो गया। नमस्कार, स्वागत है आपका एसआर प्राइम न्यूज़ में। मैं हूं रवीश तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के ढाका में और हमारे साथ जनसुराज पार्टी के ढाका के जनसुराज से प्रत्याशी एलबी प्रसाद जी उपस्थित हैं। एलबी प्रसाद जी का आज नामांकन था। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारी जुटे हुए थे और एक नामांकन समारोह का आयोजन भी किया गया, जहाँ पे प्रत्याशी एलबी प्रसाद जी ने जनता को संबोधित किए हैं और अपने जो जनता से दावा करना था, जो वादे करने थे, उस वादे को किया। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हम अपने तमाम विधानसभा केस की जनता का भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। बड़ी जोर शोर से हमारी नामांकन यात्रा की प्रारंभ हुई और सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। काफ़ी अच्छा लगा। मेरा सवाल है कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर हमेशा ये दावा करते हैं कि इस बार बिहार में व्यवस्था में बदलाव होगा। मेरा सवाल है कि जो बिहार हमेशा से एक जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे हमेशा से वोटिंग करते आते हैं, क्या इस बार वो तिलिस्म टूटने वाला है? क्या यहाँ की जनता जाति धर्म से ऊपर उठकर बिहार को बदलने को लेकर वोट करेंगे? यही तो विडंबना है। हमारे विधानसभा में लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पहले से हैं, वर्तमान में हैं, सब क्या करते हैं? हमारे विधानसभा में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, अग्नि पक्षियों के नाम पे ये राजनीति करते हैं। लेकिन डेफिनेटली अब समझ रहे हैं लोग कि विगत 35 सालों से जो राजद की सरकार रही है, भाजपा की एनडीए गठबंधन की सरकार रही है, लोगों की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। हम दोनों कौम से बोलते हैं, हिंदू से भी और मुस्लिम से भी। मुस्लिम कौम से एक मैं कहना ज़रूर चाहूँगा कि आपको राजद वालों ने इतनी दिनों तक, एनडीए वालों ने आपको क्या मिला? आप ही की सरकार ने जो जनगणना कराई है, इससे पता चलता है कि अभी भी आपके समाज के मात्र 7% बच्चे ही 12वीं पास कर किए हुए। तो डेफिनेटली आपके समाज में भी बदलाव नहीं हुआ है। आप मुस्लिम कौम को हमें कहते हैं कि राजद वालों ने आपको भी किरासन तेल की जलाए हैं और उनकी प्रकाश आपके समाज में नहीं बल्कि नेताओं और जनप्रतिनिधि के घर में फैल रही है। तो डेफिनेटली कुछ बदलाव नहीं है और मैं समझता हूँ कि लोग अब जाति पाति से ऊपर उठ करके सोचना शुरू कर दिए हैं। हाँ, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग ऊब चुके हैं। हाँ, राजद एक तरफ एनडीए गठबंधन, एक तरफ महागठबंधन। तो डेफिनेटली ये दोनों के लोग ऊब चुके हैं। अब विकल्प के रूप में जनसुराज बहुत अच्छी व्यवस्था बिहार में आ गई है। धीरे धीरे लोग का आकर्षण बन रहा है। हाँ, कमिंग टाइम में आप देखेंगे कि एकदम बदलाव की क्रांति होगी और जनसुराज की व्यवस्था लगी। सर, नीतीश कुमार के सरकार के अपने दावे हैं, विपक्ष जो तेजस्वी कुमार है उनके अलग अपने दावे हैं। इन दोनों दावों के बीच में प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं जनता को लेकर, तो कहाँ तक ये फिट बैठ पा रहे हैं? देखिए, दावे क्या करना है, अब तो सरकार लोग देख रहे हैं ना, दोनों सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। अभी तो नीतीश बाबू के सरकार में इनिशियल टेन्योर में कुछ काम भी हुआ। अब तो अफसरों का भरण पोषण चल रहा है, दलालों का भरण पोषण और अफसरों का शोषण चल रहा है हर समाज में। लोग को आप देखिए, गवर्नमेंट की जितने भी योजनाएं हैं, आप पेंशन स्कीम से लेकर के और जो इंदिरा आवास योजना भी है, किसान फसल बीमा योजना, खाद बीज योजना, इतनी ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए तो किसानों के लिए या गाँव के लिए इतनी सरकार की योजनाएं चल रही है। क्या किसी भी योजना का लाभ कोई भी हमारे समाज के लोग सुगम तरीके से उठा पाते हैं? नहीं। सबसे पहले तो अफसरों के ऑफिस का चक्कर काटते हैं एक योजना का लाभ उठाने के लिए, फिर उसके बाद से पैसे कौड़ी खर्चा करते हैं, लोग घूस देते हैं, तब भी काम नहीं होता है। लोग त्रस्त हो गया, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार ही एक सबसे बड़ा मुद्दा है। समय के साथ तो विकास होता है। हाँ, ये रोडवेज, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से थोड़ी सब चीज़ हो जाता है। उसके अंदर एक वर्क कल्चर भी तो डेवलप होना चाहिए। अब स्कूल है तो शिक्षण संस्थानों का एक कल्चर होना चाहिए। अस्पताल है तो वहाँ पे रोगियों का इलाज का और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स का एक काम करने का एक कल्चर डेवलप होना चाहिए। हाँ, तो व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। गांव-गांव से लोग ऐसे ही पलायन कर रहे हैं। लोगों का पलायन की बात छोड़ दीजिए, शिक्षा पढ़ाई करने के लिए पलायन कर रहा है, पूंजी का पलायन हो रहा है। पैसा यहाँ डालते हैं, रोजी रोजगार और इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है गुजरात में। हाँ, अब भाजपा की देखिए, मोदी जी तो भारत के प्रधानमंत्री है,
गुजरात के भी प्रधानमंत्री है और बिहार के भी प्रधानमंत्री है, उनकी बातें सुनिए। जब गुजरात में रहते हैं तो इंटरनेशनल समिट की बात होती है, कच्छ में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का प्लांट बनेगा, इसकी बात होती है, बुलेट ट्रेन की बात होती है। हाँ, इन सब बड़े बड़े वादे होते हैं कि 75 साल बाद गुजरात कैसा दिखेगा, ये बोलते हैं मोदी जी। लेकिन वही मोदी जब बिहार में आते हैं तो बोलते हैं कि सहरसा से एक ट्रेन खोली जाएगी जो महाराष्ट्र की तरफ चलेगी, जिसमें हमारे श्रमिक परिवार के बच्चे जा करके वहाँ रोजी रोटी कमाएंगे। यहाँ 5 किलो अनाज की बातें होती है। तो डेफिनेटली जो हमारी अगर बिंग दी प्राइम मिनिस्टर, उनको हमारे बिहार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे बिहार अभी देखिए बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र है, एक रोडमैप तैयार होनी चाहिए, एक प्लानिंग तो होनी चाहिए बाढ़ से रोकने की। बिहार में इतनी फसल का क्षति हो रहा है, अभी बाढ़ आई हुई है, आप क्षेत्रों में जाके देखें, किसान एकदम त्रस्त है, ठीक से उसको लाभान्वित भी नहीं हो रहा है। फसल का आप देखिए, कोई गांव डिक्लेयर हो रहा है, कोई गांव डिक्लेयर नहीं हो रहा। लोग हम लोग के पास आ रहे हैं, सर हम लोग का कुछ कल्याण कीजिए कि हमारी भी क्षेत्र को डिक्लेयर हो जाए कि हाँ इसको बीमा, बाढ़ से फसल का नुकसान हुआ है, बीमा योजना के तहत कुछ लाभ मिलेगा। तो सरकार की नीतियाँ बहुत गड़बड़ है। पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से यहाँ के राधा मोहन सिंह लगातार संसद चुने जाते हैं, कृषि मंत्री बनते हैं। कृषि मंत्री बने जाने के बावजूद भी अगर इस क्षेत्र में किसानों की बदहाली खत्म नहीं हुई, फिर क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल, वो तो कृषि मंत्री रहे हैं, हाँ, लेकिन सरकार तो एनडीए की रही है, भाजपा की सरकार रही है। जनता बोरी भर भर के उनको वोट देते हैं, आखिर तो वोट देकर यहीं के लोग जिताते हैं ना उनको। हाँ, नहीं बात तो सही है। जनता से तो मैं कहूँगा कि आप अपने दुर्दशा जो आपकी है उसका जिम्मेदार आप खुद है। मैं तो बोलता हूँ भी लोगों को, मैं जन के पास जब जाता हूँ, लोग शिकायत बताते हैं, मैं तो बोलता हूँ कि ये जो भी दुर्दशा है उसके जिम्मेदार खुद है आप। अब तो ऊपर उठिए, अब तो जात पात की, धर्म की राजनीति, हिंदू मुस्लिम जो करके लोग आपको विभाजित करके वोट लेते हैं, इसके लिए तो ढाका विधानसभा मेरा बहुत ही एक हॉट सीट माना जाता है। ये धर्म के नाम पे लास्ट में पोलराइज करते हैं वोट को। तो डेफिनेटली अब समझ गए हैं, लोग समझ रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है जन सुराज की व्यवस्था, इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और डेफिनेटली अगर समझाने में हम लोग कामयाब हो गए तो लोग बदलाव जरूर करेंगे। प्रशांत किशोर बिहार में दुनिया भर के वो मुद्दे को समाज के सामने वो रख चुके हैं। स्थानीय स्तर पर देखा जाए ढाका विधानसभा में, तो आपके नज़र में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अगर जीत कर आते हैं तो उस पर आप काम करना चाहेंगे? देखिए, जो जन सुराज का जो मुद्दा है, जन सुराज आ जाएगा, 5 काम हो जाएगा, जिसमें शिक्षा, एजुकेशन, पलायन और कृषि और महिलाओं को सशक्त बनाना और कृषि को मनरेगा के तरह जोड़ना, ये तो मेन मुद्दे तो इस जगह भी है हमारे यहाँ। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा लोकल समस्या है हमारे यहाँ। देखिए, शिक्षण संस्थानों में जब डिग्री कॉलेजेस की कमी है, हमारे यहाँ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स भी होने चाहिए। इतना बड़ा क्षेत्र है ढाका विधानसभा, 2 प्रखंड है, बड़ा घोड़ासैन, ढाका प्रखंड, एक भी समझिए कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए। हम लोग भी तो अस्पताल चलाते हैं, हमें भी फील होता है तो कहीं ना कहीं पैरामेडिकल स्टाफ की कमी होती है। तो पैरामेडिकल कॉलेजेज होना चाहिए, हाँ, इससे बच्चे पढ़ने चाहिए। नर्सिंग कॉलेजेज होना चाहिए अलग से काफ़ी ज़्यादा। तो और डिग्री कॉलेजेस 2 होना चाहिए आइडियली देखा जाए तो, पॉपुलेशन वाइज आप देख रहे हैं तो। अभी तो कम से कम दोनों में एक डिग्री कॉलेज घोड़ासैन में मान के चल सकते हैं, लेकिन ढाका में भी होनी चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा सिस्टम बनना चाहिए। तो डेफिनेटली हेल्थ सेक्टर्स में देखें तो हमारे यहाँ ब्लड बैंक की कमी है। इतना बड़ा पॉपुलेशन बीइंग द डॉक्टर, हम फील कर सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए ब्लड बैंक का होना कितना ज़रूरी है। कितनी मोर्टिलिटी होती है, पोस्टमार्टम हेमरेज जिसको पीपीएच बोलते हैं हम लोग डॉक्टरी भाषा में। तो डेफिनेटली एक ब्लड बैंक घोड़ासैन में होना चाहिए, ढाका में होना चाहिए, हाँ। और लोकल शहर की समस्या है, एक ट्रैफिक कल्चर भी नहीं है हमारे यहाँ। आप देखिए घोड़ासैन का बदहाली स्थिति यहाँ ढाका में देखिए, आप पीक आवर्स में, ऑफिस आवर में चले जाइए, कहाँ तो नगर निगम और सरकार इसकी मिली जुली भगत से सारे फंड्स कहाँ जा रहा है पता नहीं है। लोग तो फिगर करोड़ों का बताते हैं कि हमारे ढाका 21 विधानसभा में इतने 100 करोड़, इतने करोड़ों का काम हुआ है, जो भी फिगर बताते हैं, लेकिन धरातल पे वो दिखता नहीं है। अब इस पे सवालिया निशान उठता है कि इतनी फंड्स अगर धरातल पे काम हो, सही तरीके से काम हो तो दिखेगा, जरूर दिखेगा, लेकिन ये कुछ दिख नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
तो ये थे जनसुराज पार्टी के ढाका से प्रत्याशी एलबी प्रसाद जी। इन्होंने काफ़ी बेबाकी से, काफ़ी प्रखर तरीके से अपनी बातों को रखा, अपनी पार्टी के विचारों को रखा, साथ ही इन्होंने अपने अस्थायी विधानसभा में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर इन्होंने चर्चा किया। उम्मीद करते हैं आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।